नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों पड़ता है और इससे कैसे बचाव करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक बोलते हैं या दिल का दौरा पड़ना बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन बात है और हमें कभी कभी सुनने को मिलता है कि अचानक से फला व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ गया और वो सीरियस हो गया। और कभी कभी हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचाव करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक जो होता है उसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। मतलब नॉर्मल आदमी को हार्ट अटैक नहीं पड़ता है, लेकिन जिन व्यक्तियों में कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं वो व्यक्ति हार्ट अटैक उनमें पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो अगर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर की बात करें तो कुछ 3-4 मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। नंबर 2 होता है डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर। तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या लिपिड का बढ़ना। और चौथा होता है स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो ये 4 मेजर रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक होने के। ये सब क्या करते हैं कि हमारे खून को गाढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं और एक जो हमारे खून की नसें होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, उनका ब्लॉकेज हो जाता है। और जब ये 100% ब्लॉकेज हो जाता है तो इसमें पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो अब ये हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में ऐसा क्यों होता है, कि सर्दियों में हार्ट अटैक की संख्या क्यों बढ़ जाती है, सर्दी में इतना ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों पड़ता है। तो यूजली होता क्या है कि सर्दी में, जैसे ही हमारे जो भारतवर्ष में यूजली ये होता है कि कम से कम 7-8 महीना जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है या गर्मियों का मौसम होता है, और अचानक से दिसंबर के महीने में सर्दी बढ़ जाती है। अचानक से टेम्परेचर डाउन होता है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो सर्दी पड़ती है या गर्मी पड़ती है तो इसके हमारे शरीर पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है या कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं। तो अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी में ब्लड प्रेशर अमूमन बढ़ जाता है, सबका बढ़ता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनमें बहुत तेजी से बीपी फ्लैक्चुएट करता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति जो बीपी के मरीज हैं और अपनी दवाएं टाइम पे नहीं लेते हैं या दवा स्किप करते हैं, उनका बीपी तो बहुत तेजी से बढ़ता है सर्दियों में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सर्दियों के टाइम में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, तो हमारी बॉडी जो है हीट को प्रिजर्व करने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। मतलब हमारी जो शरीर की त्वचा होती है या हमारा शरीर होता है वो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या जो हमारी नसें होती हैं उनको सिकोड़ता है। ये एक रेगुलर मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने की, थर्मोस्टेट को मेंटेन करने की। तो सर्दियों के टाइम हमारी नसें सिकुड़ती हैं और जब नसें सिकुड़ती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सामान्य व्यक्ति में भी होता है और जो हाइपरटेंसिव व्यक्ति होते हैं, जो बीपी के मरीज होते हैं, उनमें भी होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो उसको सह लेता है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर 10 से 15 तक बढ़ता है। लेकिन सपोज अगर किसी का बीपी, बेसिक बीपी अगर 140/90 या 150/90 से ज़्यादा है, 160-170 बना रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 100 के आसपास बना रहता है, तो ये व्यक्ति यूजली अगर दवा नहीं लेते हैं तो इनका बीपी अगर 30 बढ़ गया तो 180 बीपी हो जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक भी 100 के ऊपर हो जाएगा। और कभी कभी ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, 200/100 भी हो सकता है, 200/110 भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का बीपी 180/100 से ज़्यादा हो रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी किडनी के लिए। तो यूजली इसमें जब बीपी बढ़ा रहता है तो कोई सिम्टम नहीं आते हैं। सडन राइज होता है तब तो सिम्टम आते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों का बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहता है उनमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं। तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि अचानक से बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने की वजह से पेशेंट को वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और वो जो क्लॉटिंग होती है हमारे ब्लड वेसल्स में वो बनने की संभावना बढ़ जाती है। और ये क्लॉट जब हमारे हार्ट की वेसल्स, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर चला जाता है तो हार्ट को पूरा ब्लॉक कर देता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और हार्ट का वो टिश्यू डेड हो जाता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक पड़ना, या अंग्रेजी में या मेडिकल टर्म्स में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो ये हार्ट अटैक पड़ने का बहुत बड़ा कारण है, फ्लक्चुएशन इन बीपी। दूसरी चीज होती है डायबिटीज का बढ़ना। यूजली पेशेंट सर्दियों में जो होता है उनके खान पान में भी थोड़ा बढ़ोतरी हो जाती है, ब्लड शुगर वो कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ब्लड शुगर भी बढ़ जाती है। तो ब्लड शुगर बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक बढ़ने का सर्दियों में। इसके अलावा जो कुछ पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, स्पेशली जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको एलडीएल बोलते हैं, और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं।
तो नॉर्मली इनकी ब्लड की मात्रा अगर किसी व्यक्ति में नॉर्मल है तो कोई सिम्टम नहीं आते, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर हम एलडीएल की बात करें, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो अगर ये 130 से ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट के लिए। ट्राइग्लिसराइड भी अगर 250 से ज़्यादा है तो ये हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ाता है। और कभी कभी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 500 से ज़्यादा होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे प्रोपोर्शनली एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बस बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये तीसरा एक रिस्क फैक्टर है जो कि हार्ट अटैक को बढ़ाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभाव डालता है हमारे ब्लड पे, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग बढ़ जाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक बढ़ने का। इसके अलावा कुछ माइनर रिस्क फैक्टर होते हैं। माइनर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? जैसे ओबेसिटी, पेशेंट ओबीज है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है, बीएमआई अगर 25 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो उनमें भी हार्ट अटैक बढ़ने का रिस्क होता है। इसके अलावा जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, जो दिन भर लोग बैठे रहते हैं, बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, उनको भी हार्ट अटैक ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा पेशेंट को अगर फैमिलियल है, मतलब अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक पड़ चुका है, माता पिता को, पेरेंट्स में, भाई बहनों में, तो भी एक रिस्क होता है हार्ट अटैक पड़ने का। तो ऐसे लोग जिनके परिवार में, फैमिली में कोई हार्ट के पेशेंट है, जिनको हार्ट अटैक पड़ चुका है, स्ट्रोक हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए और हार्ट अटैक से बचने के लिए सारे साधन अपनाने चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट अटैक पड़ने के सर्दियों में, और सर्दियों में क्यों पड़ता है। अब ये जानते हैं कि हम पहचाने कैसे हार्ट अटैक को। अगर सर्दियों में हार्ट अटैक हो रहा है तो कब हम समझेंगे कि हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसके लिए कुछ सिम्टम होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है चेस्ट पेन, मतलब पेशेंट को सीने में दर्द होता है, और दर्द ऐसा होता है कि सीने के बीचों बीच में दर्द होता है और बहुत हैवी टाइप का दर्द होता है। मतलब ऐसे लगेगा किसी ने बहुत ज़्यादा पत्थर रख दिया है सीने में बड़ा सा, या स्क्वीज कर रहा है, क्रशिंग कर रहा है। साथ में पेशेंट को स्वेटिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो किसी भी पेशेंट को अगर स्वेटिंग हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है डिस्कम्फर्ट होती है, मतलब चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगी, स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं या इसको एंजाइना पेन के लक्षण हैं। ऐसे समय में आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सही समय पे आपने डॉक्टरी सलाह नहीं ली तो ये बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद काफ़ी सीरियस हो जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है चेस्ट पेन। जो हार्ट अटैक का चेस्ट पेन होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है रेट्रोस्टर्नल या सीने के पीछे दर्द होना। ये दर्द कभी कभी हमारे दोनों हाथों में भी जा सकता है, मतलब यूजुअली बाएं हाथ पे जाता है लेकिन दाहिने हाथ में भी जा सकता है। इसके अलावा ये जबड़ों में या जॉज में जा सकता है, गले में हो सकता है, कभी कभी कान तक भी जा सकता है। तो अगर कोई भी पेन जो कि सीने में हो रहा है, दोनों हाथों में जा रहा है, एक हाथ में जा रहा है, जबड़ों तक जा रहा है, कभी कभी ये पेट में भी होता है, अम्लाइकस से ऊपर कभी भी रेडिएट करता है, तो ये भी हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, ये तो कंफर्म कुछ टेस्ट ईसीजी वगैरह करके होगा, लेकिन ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर स्वेटिंग हो रही है साथ में पेन के साथ, तो ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। और अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो पेशेंट को मूर्छा आ सकती है, बेहोशी हो सकती है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के लोगों में टिपिकल हार्ट अटैक के लक्षण नहीं आते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि उनको चेस्ट पेन हो। तो उनको क्या होता है, उनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब उनको सीने में परेशानी, वो बताएंगे डॉक्टर साहब मेरे सीने में परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, प्लस उनको सांस फूल सकती है, क्योंकि जब हार्ट अटैक पड़ता है तो उनको जरूरी नहीं कि उनको चेस्ट पेन हो, उनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकती है या फिर उनको सांस फूल सकती है। तो ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है जो कि डायबिटीज में ज़्यादा कॉमन होता है। तो ऐसे पेशेंट को कब पहचाने? पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और पेशेंट को स्वेटिंग होगी, अत्यधिक पसीना आएगा। अगर सर्दी के मौसम में किसी को पसीना आ रहा है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तो इसको आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, स्पेशली डायबिटीज में। तो ये दोनों लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इससे कैसे बचाव करें और क्या हम सावधानियां बरतें? तो सबसे पहले तो हमें लक्षणों को पहचानना जरूरी है। अगर हमने लक्षणों को पहचान लिया तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट को, अगर आपके घर में सॉर्बिट्रेट की गोली है, सॉर्बिट्रेट एक दवा होती है जो जीभ के नीचे रखी जाती है, जो लोग पेन के लिए, आराम करने के लिए लेते हैं,
तो सॉर्बिट्रेट अगर पता है कि ये पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो अगर घर में सॉर्बिट्रेट की टैबलेट है तो जीभ के नीचे रखें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। अस्पताल में ऐसे अस्पताल ले जाएं जहां पे ईसीजी की फैसिलिटी हो और जहां पे कुछ टेस्ट हो सके, मतलब आप टाइम इधर उधर बर्बाद ना करें। सीधे ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां पे कार्डियक फैसिलिटी हो, जहां पे हार्ट के डॉक्टर हो जो हार्ट अटैक को मैनेज कर सके। तुरंत ऐसे अस्पताल ले जाएं, क्योंककि आप अगर छोटे मोटे हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाएंगे तो वहां वो मैनेज नहीं हो पाएगा। और स्पेशली क्लिनिक तो ना ले जाएं, क्योंकि वहां पे हार्ट अटैक को इलाज करने की फैसिलिटी नहीं होती है, तो इस सब में टाइम बर्बाद होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तुरंत आपको हार्ट के अस्पताल ले जाना होता है। स्पेशली अगर मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट की पूरी फैसिलिटी होती है। मेडिकल कॉलेज ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं जहाँ पे हार्ट के पेशेंट को देखने की पूरी फैसिलिटी हो। तुरंत उनको ले जाएं, डॉक्टर वहाँ पे उनका ईसीजी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जांचें करेंगे और सही से ट्रीटमेंट करेंगे और पेशेंट की सही समय पे इलाज हो जाएगा और पेशेंट की जान बच जाएगी। प्रॉब्लम तब होती है जब हार्ट अटैक का पेशेंट एक तो सिम्टम को पहचान नहीं पाता या उसके घर वाले नहीं पहचान पाते हैं, दूसरा वो इधर उधर टाइम खराब कर देते हैं। अगर पेशेंट ने समझ नहीं पाया और 4 जगह इधर उधर ले गया और टाइम खराब कर दिया, तो एक विंडो पीरियड होता है जिसमें हार्ट अटैक को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वो बीत जाता है। उस विंडो पीरियड में अगर सही टाइम पे दवाई दी जाती है तो हार्ट अटैक रिवर्ट हो जाता है और उसको पेशेंट को आराम मिल जाता है। नहीं तो फिर यह हार्ट अटैक कभी कभी गंभीर रूप ले लेता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये सारे लक्षण और ये बचाव है। अब आइए ये जानते हैं कि हार्ट अटैक से बचाव कैसे करें, क्या हम ऐसी विधियां अपनाएं जिससे कि पेशेंट को हार्ट अटैक पड़े ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं हमें उनको मैनेज करना होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको, अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर का नहीं भी है तो 30 ईयर के बाद जो भी व्यक्ति 30 साल से ज़्यादा का है उसको साल में 1 या 2 बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। और अगर वो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो उसको रेगुलर डॉक्टर की सलाह से ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते रहना चाहिए और बंद नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल आ गया है और वो दवाएं बंद कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात होती है। होता क्या है कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है वो दवा पे होता है। जैसे ही पेशेंट दवा लेना बंद करेगा उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे फिर से बढ़ जाएगा और वो एक रिस्क प्रोड्यूस कर देगा हार्ट अटैक होने का। तो इसलिए हार्ट अटैक को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीपी को रेगुलेट करें। बीपी की अगर दवा की जरूरत है तो दवा ले, और दवा की जरूरत नहीं है तो वो आपका डॉक्टर आपको बताएंगे कि दवा की जरूरत है कि नहीं है। दूसरा, सॉल्ट इंटेक कम कर दें, क्योंकि बीपी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है एक्सेस सॉल्ट। सॉल्ट इंटेक को कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल को कम करें या इसको नियंत्रित रखें। दूसरा, कम से कम आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करें या एक्सरसाइज करें। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं तो शाम को वॉक करें। तो 30 मिनट एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, जो कि वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है। तो 30 मिनट डेली आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो ये भी ब्लड प्रेशर को रोकेगा, कोलेस्ट्रॉल को रोकेगा, डायबिटीज को कम करेगा और हार्ट अटैक को होने से रोकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन के लिए सलाह है। इसके अलावा अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। जो भी पेशेंट, आजकल डायबिटीज यंग एज में भी काफी कॉमन हो रही है, 20 ईयर्स में भी कॉमन हो रही है। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो 20 ईयर्स में भी कॉमन हो रही है। तो जो भी लोग हैं जो अगर ओबीज हैं, जिनकी बीएमआई ज्यादा है या जिनका वजन एक लिमिट से ज्यादा है, उनको अपनी शुगर जरूर चेक करनी चाहिए। और अगर शुगर बढ़ी है तो सबसे पहले आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करें। दूसरा, एक्सरसाइज करें, जैसा मैंने बताया 30 मिनट कम से कम। और तीसरा, अगर उसके बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ना डायबिटीज में करें, ना ब्लड प्रेशर में करें, ना कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में करें, क्योंकि आपके डॉक्टर को बेहतर पता है कि आपकी डायबिटीज कैसे कंट्रोल करनी है, आपका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है और आपका शुगर कैसे कंट्रोल करनी है। ये आपको नहीं पता है। तो इसलिए कभी भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और लिपिड के लिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। दूसरा, इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। तो कोलेस्ट्रॉल साल में, अगर जिसका भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है वो कम से कम 30 साल के बाद, 30 साल के ज्यादा एज वाले कम से कम साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराएं। और एक ये लिमिट से ज्यादा है तो उसकी या तो आपको दवा लेनी पड़ेगी या डॉक्टर की सलाह से जो भी वो ट्रीटमेंट बताएंगे वो करना पड़ेगा। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है, आपको डायबिटीज से बचना है, कोलेस्ट्रॉल से बचना है, लिपिड बढ़ने से बचना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइटरी मॉडिफिकेशन करना। और दूसरा है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई कि 30 मिनट आप डेली ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग या जॉगिंग करके कर सकते हैं। और अगर
आप, और ये एक्सरसाइज जो है कम से कम हफ्ते में 5 दिन करनी है आपको। 2 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन तो जरूर ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा दूसरा होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइट में क्या लें जिससे कि हमें कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, जिससे हमें शुगर ना बढ़े और हमें हार्ट अटैक के खतरों से बचा जा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी होती है। हेल्दी डाइट सबसे अच्छी क्या होती है? घर का खाना। घर के खाने पे आप रिलाई करें। हफ्ते जो डेली है, जो नॉर्मल हम लोग की इंडियन फूड्स हैं, हम उसको ले सकते हैं। बस ये कहना है कि हमें कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए फैट वाली चीज़ें कम कर देनी है, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें कम करनी है। जो डायबिटिक पेशेंट है स्पेशली वो अपने डॉक्टर से मिले और डाइटिशियन से मिले और अपना एक डाइट चार्ट बनवा लें अपने वेट के हिसाब से और अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जो उनका वेट है, उसके हिसाब से अपना डाइट चार्ट बनवाएं। या आप नहीं बना पाएंगे, आपको डाइटिशियन से मिलना पड़ेगा, तो आप डाइटिशियन से मिलिए, डाइट चार्ट बनवाइए और उसको रेगुलर फॉलो करिए। तो ये तो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट के लिए है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनके लिए सलाह ये है कि वो अपना सॉल्ट इंटेक कम करें। डेली जो रिकमेंडेड सॉल्ट है वो 4 to 6 ग्राम है, मतलब 4 से 6 ग्राम एक दिन में नमक खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। अगर इससे ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना नमक तो हमारे दाल और सब्जी में ही पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट मीन्स जैसे कि हमें चटनी नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाने हैं, सैलड खाना है तो उसमें नमक अलग से नहीं डालना है, दही में नमक अलग से नहीं डालना है। तो इसके अलावा कुछ नमक वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि नमकीन बिस्किट होते हैं, दाल मोठ होती है, स्नैक्स होते हैं नमक वाले, वो हमें टोटली अवॉइड करने हैं जो भी पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्ट इंटेक। और कोलेस्ट्रॉल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो जम जाते हैं सर्दियों में, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, या साउथ में नारियल का तेल खाया जाता है। तो ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं इनको भी हमें अवॉइड करना है। बेस्ट ऑयल जो यूज कर सकते हैं वो सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, और दूसरा ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिफाइंड ऑयल होते हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, इसको भी कम मात्रा में यूज किया जा सकता है। तो बाई डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज हम शुगर को, बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट अटैक से बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। अगर हमने सही समय पर इससे बचाव कर लिया तो आगे इसको हम होने से रोक सकते हैं। अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है और पेशेंट की इसमें जान भी जा सकती है। तो मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।